बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एंटी टेस्ट का जो इंजीनियरिंग सेशन है नजफ़ का, उसका लेक्चर नंबर 12 है और लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था और कुछ चीज़ें बेसिक उसके बारे में पढ़ी थी हमने। आज हम इसका 6.2 से ऑनवर्ड जो काम है वो करेंगे। जैसा कि मैंने आपको समरी में बताया था, जब समरी आपको लिखवाई थी, कि 6.2 से लेकर 6.5 तक जो 4 एक्सरसाइजेज़ हैं वो सारी की सारी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर है और वो पर्टिकुलर सीक्वेंस है अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो उसी से हम बात आज शुरू कर रहे हैं। इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं और शॉर्टकट इसको AP से लिखते हैं। और ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुई थी बात कि सीक्वेंस प्रोग्रेशन कब बनता है। ऐसा सीक्वेंस जिसका एक पैटर्न डेवलप हो जाए, जिसकी आप जनरल टर्म डिफ़ाइन कर लें, उसे हम कहते हैं कि वो प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में जनरली वैसे आप ये याद रखें, अगर हम एग्जांपल लिख के फिर इसको डिफ़ाइन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको बात समझ आएगी। अब सीक्वेंस में एक लिखता हूँ आप लोगों के सामने, जैसे मैं कहता हूँ 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस में आपको एक ख़ास बात नज़र आ रही है कि इसमें 2 और 5 के दरमियान भी डिफरेंस 3 का है, 5 और 8 के दरमियान भी डिफरेंस 3 का है और 8 और 11 के दरमियान भी डिफरेंस 3 का है। तो जिस सीक्वेंस की कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, उस सीक्वेंस को हम कहते हैं वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब आप जानते हैं कि चूँकि फर्स्ट टर्म जो है वो A1 होती है, सेकंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है और फोर्थ A4 है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या होगा, A2 माइनस A1, सिमिलरली A3 माइनस A2, यानी कंसेक्टिव की जब हम बात कर रहे हैं तो 2 में से 1, 3 में से 2 और 4 में से 3 इस तरह माइनस करते जा रहे हैं। तो जनरली बात करें जब हम तो यूँ कहते हैं कि AN माइनस AN माइनस 1। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा, तो इस डिफरेंस को हम D से डिनोट कर लेते हैं। तो इसका मतलब सारी वैल्यूज़ D के इक्वल होंगी। तो यहाँ से हमें एक बात पता लगती है कि ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर AN और AN माइनस 1 यानी दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा किसी सेम नंबर के बराबर होगा, तो उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। और कम से कम जो n की वैल्यू हो सकती है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से, क्योंकि सेकंड माइनस फर्स्ट हो सकता है डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि n हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। तो ये सारी जो बात मैंने आपको एग्जांपल से समझाई है, इसको मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं यूँ लिखूँगा, अ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस को लिखने का एक शॉर्ट मेथड ये होता है, ये इसकी नोटेशन याद रखें। यूँ ब्रैकेट में जो करली ब्रैकेट है उसमें लिखा रहता है AN का मतलब है कि ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ सीक्वेंस AN इज कॉल्ड arithmetic sequence if AN minus AN minus 1, ये वही चीज़ है, दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस। ये क्या होना चाहिए, इज द सेम नंबर, ये सेम नंबर होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। अब जैसे कि हम जानते हैं कि कम से कम n की जो वैल्यू है वो 2 है, चूँकि A2 माइनस A1 सबसे पहला डिफरेंस था। तो n ग्रेटर देन 1 जब भी हो और AN माइनस 1 आपके पास हमेशा सेम आंसर दे, तो ये जो सेम आंसर आपके पास बार बार आता है, यही असल में वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो किसी भी सीक्वेंस में अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो हम कहते हैं वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और अगली बात ये देखेंगे, ये जो नोट बना के मैं लिख रहा हूँ, ये जो AN माइनस 1 सेम नंबर बनता है, इसको हम डिनोट करते हैं D से और इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। आप इसी को अगर थोड़ा सा डिफरेंट वर्डिंग में डिफाइन करें तो आप यूँ भी कह सकते हैं, मैं इसको बोल के बताता हूँ, आप अपने पास बेशक लिख भी लें, कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स of a sequence is the same number, then the sequence is called arithmetic sequence। ये मैंने वर्डिंग में बोल दिया है और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म मैंने आपके सामने लिख दी है। अब जब भी कोई सीक्वेंस पढ़ा जाता है तो सबसे पहले उस सीक्वेंस की जनरल टर्म को स्टडी किया जाता है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की भी जनरल टर्म जो है वो हमें स्टडी करनी है। यहाँ पे तो मैं लिखता हूँ, हेडिंग बना ली हमने जनरल टर्म की। इसको जनरल टर्म भी कहते हैं, इसको nth टर्म भी कहते हैं, इसको मैंने आपको कहा था जनरेटर भी कहते हैं। तो ये सारी इसके लिए जो है वो टर्म्स यूज़ होती हैं इस तरह की। जनरल टर्म को डिनोट करते हैं AN से, ये लास्ट लेक्चर में भी बात डिस्कस हुई थी।
और ए एन का फॉर्मूला अर्थमेटिक में क्या होगा, A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब ये जो फार्मूला है पूरी 6.2 एक्सरसाइज जो है वो इस फार्मूले के ऊपर बेस करती है। इस फार्मूले के रेलिवेंट जो MCQs हैं वो 4 तरह के हो सकते हैं। क्योंकि आप ये सेशन एंटी टेस्ट वाला पढ़ रहे हैं तो एंटी टेस्ट के हवाले से हमें ये देखना होगा कि जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसकी MCQs में क्या एप्लीकेशन हो सकती है। तो पहली तो बात मैंने ऊपर आपको बता दी है कि इस तरह का एक MCQ बन के आपके सामने आ जाए, यानी ये 2 लाइंस लिखी और आपने टिक करना हो कि ये किस सीक्वेंस को, ये लाइंस यानी ये डेफिनेशन किस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आगे ऑप्शंस हो अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, तो फिर आप वो चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो जनरल टर्म आपके पास लिखी है मैंने आपके सामने, इसके भी 4 MCQs 4 टाइप्स के बन सकते हैं। वो कौन से हैं? इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक AN है, एक A1 है, एक N है और एक D है। 4 मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं इसमें आपको नज़र आ रही हैं। इन चारों के ही रेलिवेंट MCQs आपके पेपर में आते हैं। मैं आप लोगों के सामने 1-2 लिख भी दूंगा ताकि आपको आइडिया हो कि जनरल टर्म से किस तरह के MCQs बन सकते हैं। इसमें आप जो AN है इसके बारे में आप जानते हैं कि ये क्या शो कर रही है। AN का मतलब हो गया nth टर्म या जिसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं। A1 आप जानते हैं ये किसको शो कर रहा होता है, फर्स्ट टर्म को। फिर N जो है ये शो कर रहा होता है नंबर ऑफ टर्म्स को, और D जो है ये हम जानते हैं कि ये है कॉमन। तो इन चारों में से कोई भी चीज़ आपके MCQs में आपसे पूछी जा सकती है। तो मैं 1-2 MCQ बनाता हूँ इसके, ताकि ये इससे इस हवाले से हम इसको स्टडी कर सकें कि इसका क्या MCQs में रोल हो सकता है। तो लिखते हैं। अच्छा जी, मैंने एक MCQ लिखा है ऊपर फिर उसके बाद अब ये भी डिस्कस करते हैं सेकंड वाला MCQ भी। पहला MCQ मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि मैंने जैसे कहा है कि ये 4 जो चीज़ें इससे रिलेवेंट आपके MCQs बन सकते हैं। तो मैंने लिखा है कि इफ़ AN-2 इज इक्वल टू 3n-11, AN-2 जो है यानी n-2th टर्म जो है वो 3n-11 है, देन व्हाट इज़ AN फिर क्या होगी, मतलब nth टर्म क्या होगी। तो आपको असल में nth टर्म नहीं गिवन, n-2th टर्म गिवन है, उससे 2 टर्म्स लेस आपको टर्म गिवन है और आपने n टर्म तक पहुंचना है। तो 4 हमारे पास ऑप्शन है, हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले तो ये देखें कि जो आपको टर्म गिवन है वो AN-2 है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो इंडेक्स आपको नज़र आ रहा है हमें इसकी जगह पे n लेके आना है। तो हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगी, n की जगह कोई ऐसी वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी कि ये सिंप्लीफाई हो के सिर्फ ये n-2 अल्टीमेटली n बन जाए। तो जब ये n बनेगा तो हमें वही हमारा आंसर होगा, वो हमें यहाँ से टिक करना होगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो आप ये करें, इसका बड़ा सिंपल सा वे होता है। देखें आपके पास, यहाँ मैं इसको एक स्टेप में सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे आपके पास अगर AN-2 है 3n-11, तो इस n की जगह आप रिप्लेस करेंगे n+2 ताकि ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएं और जो आंसर बने वो सिर्फ AN का आ जाए हमारे पास। तो आपने सिर्फ क्या करना है, रिप्लेस करना है, रिप्लेसिंग n बाय n+2। कि +2 इसलिए कह रहे हैं ताकि -2 को हम यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं, हमें सिर्फ AN चाहिए। देखिए क्या बनेगा, ये A जहाँ n था वहाँ क्या रिप्लेस करें, n+2 और आगे क्या लिखा हुआ था, -2। अब जहाँ जहाँ n था वहाँ आपने n+2 प्लेस करना है। तो राइट साइड में भी यहाँ n लिखा हुआ था तो यहाँ आ जाएगा 3 × n+2 - 11। अब देखें ये 2 से क्या हो रहा है, कैंसिल, पीछे क्या बच गया, AN। और इधर देखें 3n+2 जब 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3n+6 बनाएगा और -11 है। तो 3n जो +6 है और -11 है वो दोनों ऐड होके -5 रह जाएगा पीछे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो फिर ये वाला कंसिडर होगा। तो इस पे भी हार्डली आपका इस कैलकुलेशन में 10 से 12 सेकंड लगते हैं, 10 to 15 मैक्सिमम सेकंड है, इसके अंदर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये पहला MCQ हो गया nth टर्म वाला। अब बाकी जो है A1 वाला MCQ भी आ सकता है, D वाला या N वाला। तो एक आध में और लिख देता हूँ, ये लिखा है मैंने आप लोगों के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ AP, ये AP लिखी हुई है, इज़ 148। आपसे ये कहा गया है कि इस सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसकी कौन सी टर्म 148 बनेगी। अब विच टर्म का मतलब ये है कि वो आपसे टर्म का नंबर पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस में ये 148 किस नंबर पे आएगा। तो इसका मतलब है हमें ये नंबर ऑफ टर्म वाला क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि इसमें हमने नंबर बताना है कि ये टर्म किस नंबर पे आ रही है।
अगर फॉर्मल वे से करें तो जो लोग FSC के स्टूडेंट्स, ज़ाहिर बात है फर्स्ट ईयर सारे आप पढ़ के आए होते हैं, आप लोग जानते हैं कि फॉर्मल वे करें तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जिसमें आप इस फार्मूले को यूज़ करते हुए बाकी वैल्यूज़ पुट करके n तक पहुँचते हैं। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ, जब भी किसी भी सीक्वेंस के अंदर किसी टर्म का नंबर चेक करना होगा तो उसका एक शॉर्टकट आप लोगों को बताता हूँ। वो शॉर्टकट इफेक्टिव शॉर्टकट है और आपको इवन कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, वैसे ही आप बता देंगे। तो पहले सिर्फ मैं यहाँ समझाने के लिए आपको यहाँ लिख रहा हूँ, फिर बताऊँगा कि बगैर लिखे सिर्फ अपने आप माइंड में भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि ये किस नंबर पर टर्म बनती है। तो शॉर्टकट ये होता है, जब भी आपसे n कैलकुलेट करने का कहा जाए, n से मुराद नंबर ऑफ टर्म, तो इसको हम अलग से यहाँ देख लेते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करना होगा। तो आप लोग इसका शॉर्टकट याद रखें कि आपने लास्ट जो जिस टर्म को आप डिस्कस करना चाह रहे हैं उसका और जो पहली टर्म है इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो ये क्या बन रहा है, 148 माइनस 2 करेंगे तो +2 हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस लें, इसको डिवाइड करें कॉमन डिफरेंस के ऊपर, जितना उसमें डिफरेंस चल रहा है। तो -2, 4 और 10, इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 का चल रहा है इस वक्त। इसको 6 पे डिवाइड कर दें और जो इसका आंसर आए उससे एक ज़्यादा n की वैल्यू होगी। जैसे 150 ऊपर बन रहा है, नीचे 6 बन रहा है, 150 को 6 पे डिवाइड करें 25 आता है और उसमें एक ऐड करें तो 26। तो इसका मतलब है ये अगर हम 1 ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26। इट मीन्स हमें समझ आ गई है कि ये जो टर्म है ये इस सीक्वेंस में 26 नंबर पे आती है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो मैंने आपको इन चारों में से 2 क्वेश्चन करके बताएं ताकि आपको अवेयरनेस मिले। बाकी 2 जो हैं उनके हवाले से हम देखेंगे कि जूम वाली जो हमारी लाइव डिस्कशन है उसमें हम कुछ क्वेश्चन उसके भी कर लेंगे। तो इसको मैं यहाँ वाइंड अप करता हूँ। nth टर्म वाले जो फार्मूला है ये वाला, इससे रिलेवेंट कुछ हमने क्वेश्चन करके इसको यहाँ क्लोज करना है। अब हम आगे चलेंगे इसके बाद, और 6.2 में सिर्फ यही काम था, n टर्म के वाले जो फार्मूले हैं उसी से रिलेवेंट काम था। एक आध MCQ अगर देखते हैं और बन जाए तो बना लेते हैं, अदरवाइज फिर हम इसको 6.2 की तरफ 6.3 की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मैंने और MCQs के हवाले से लिख दिया है ताकि AP को थोड़ा सा हम जनरल टर्म के हवाले से और थोड़ा डिस्कस कर लें। और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें एक आपका विजन क्लियर करना है कि कैसे आप जनरल टर्म देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जनरल टर्म जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही है या किसी और सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने क्वेश्चन ये बनाया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट nth टर्म ऑफ एन AP। ये जो 4 ऑप्शन है में से कौन सी ऐसी nth टर्म है जो AP की nth टर्म हो सकती है। तो आप लोग याद रखें कि अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है ये, चूँकि इसमें डिफरेंस सेम होता है, ये कॉरेस्पॉन्ड करता है एक स्ट्रेट लाइन को, और स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि एक लीनियर रिलेशनशिप को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि आपने nth टर्म पिक करनी हो कि कौन सी nth टर्म आपको AP का पता बता रही है या AP के साथ करस्पॉन्ड करती है, तो आपने वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो ऑप्शन लीनियर होगा। तो देख लें, पहले वाला ऑप्शन n की डिग्री 2 है, दूसरे में n की डिग्री 2 है, तीसरे में वो रेसिप्रोकल है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ है और वो है हमारे पास ये वाला। तो जब भी किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस के टर्म को आपने गेस करना हो तो याद रखा करें जो लीनियर ऑप्शन होगा वो आपने चूज़ करना है। ये होगी आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म। इसके अलावा बाकी जो भी है वो अरिथमेटिक नहीं बनाती, यानी बाकी जो भी सीक्वेंस डेवलप होगा उसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को अपने 6.2 वाले को क्लोज करते हैं। अब हम आते हैं 6.3 की तरफ। 6.3 एक्सरसाइज जो है इसके अंदर जो मेजर काम करने वाला होता है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस के साथ ही लिंक है, लेकिन यहाँ पे हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्कशन होगी वो सारी की सारी अरिथमेटिक मीन के ऊपर होगी। तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ इसकी और फिर देखते हैं कि इसके किस तरह के हमारे MCQs बन सकते हैं। अरिथमेटिक मीन, जिसको शॉर्टकट हम AMB लिखते हैं। अब वैसे जनरल डिफाइन करें तो इसको यूँ डिफाइन किया जाता था। अगर आप देखें 10th क्लास में आपका चैप्टर 6 हुआ करता था इंफॉर्मेशन हैंडलिंग वाला, जिसका नाम था बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो बिल्कुल उसी तरह से आपके पास वहाँ जिस तरह अरिथमेटिक मीन डिफाइन था बिल्कुल वैसे ही यहाँ डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली हम 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन फाइंड किया करेंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी डेफिनेशन प्रॉपर भी पढ़ें और फिर 2 नंबर्स के लिए उसको स्पेसिफिक भी पढ़ेंगे हम। तो अरिथमेटिक मीन कैसे डिफाइन करते हैं? AM इज डिफाइंड एज, ये होगा आपके पास सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं या वैल्यूज, और डिवाइडेड बाय होगा नंबर ऑफ वैल्यूज।
जिन वैल्यूज़ का अरिथमेटिक मीन निकालना है उनका सम करें और जितनी वो वैल्यूज़ हों उस पर डिवाइड कर दें तो आपको उसका मीन मिल जाता है। अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली 2 नंबर्स की कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 नंबर्स की बात करते हैं तो मैं लिखता हूँ सो अरिथमेटिक मीन बिटवीन या अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, ये बनेगा फिर आपके पास इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। 2 टर्म्स है तो 2 पे डिवाइड कर देंगे। सो हमने यहाँ से कंक्लूड किया कि जो 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन होता है वो दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं और उसका आपको मीन मिल जाता है। इसको अरिथमेटिक मीन या सिर्फ मीन भी बोलते हैं। अब ये देखना है कि इससे रेलिवेंट क्वेश्चन किस तरह के आपके पेपर में आ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ पहला जो इसका क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि आप अगर कुछ बात का जो स्टार्ट है उसको करने के लिए कुछ एग्जांपल अगर लिख लें हम, तो हमें इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज़ की वैरायटी मिल सकती है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एक नंबर 2 है और एक नंबर है हमारे पास लेट्स से 18, और हमें इन 2 नंबर्स के दरमियान एक मीन निकालना है। तो आप देखें 2 और 18 के दरमियान मीन अगर निकालना है तो रूल ये कहता है कि दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। तो 2 + 18 कितना हो जाएगा 20, और 20/2 कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान मीन बन गया 10। आप देखिए जब मैंने मीन निकाल के दरमियान में रखा है तो यहाँ से और यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम है। 2 + 8 10 और 10 + 8 18। इसका मतलब है मीन जब भी फाइंड करके नंबर्स के दरमियान में प्लेस करेंगे 1 2 3 जितने भी करें तो पूरा सीक्वेंस ऐसा बनेगा जिसका डिफरेंस सेम होगा, यानी वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा। फर्दर मोर अगर हम एक मीन और निकाल लें 2 और 10 के दरमियान, तो 2 और 10 का मीन क्या होगा 2 + 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी 12/2 6 आ जाएगा। और अगर हम 10 और 18 के दरमियान निकालें तो 28 बनेगा, 10 + 18 और 2 पे डिवाइड करें तो 14 आ जाएगा। अब मैं ज़रा हाईलाइट करता हूँ 3 मैंने इस वक्त मीन फाइंड कर लिए हैं, और वो 3 मीन कौन से हैं 6 10 और 14। तो हमने 2 और 18 के दरमियान 3 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करके प्लेस कर दिए हैं। अब हमारे काम की बात यह है कि आप देखें जितने भी मीन हम दरमियान में रखेंगे सीक्वेंस अरिथमेटिक बन जाएगा। अब देखें अगर ये 6 10 14 यहाँ प्लेस किए हैं तो यहाँ से चेक करें 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18। तो हमें ये आइडिया हो गया यहाँ से देख के कि जब भी हम मीन निकाला करेंगे और मीन निकाल के नंबर्स के दरमियान प्लेस किया करेंगे तो सीक्वेंस अरिथमेटिक बना करेगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अब एमसीक्यूज़ कैसे बनना शुरू होंगे। तो पहला एमसीक्यू मैं ये बनाता हूँ आप लोगों के लिए, देखें कि इफ़ 6 10 एंड 14 are the 3 arithmetic means between x and y, then values of x and y are। तो फिर बताना x और y की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो आप देखें ज़रा यहाँ पे ऑप्शन लेट से हमारे पास 4 कोई ना कोई तो लिखे होंगे यहाँ पे, तो मैं ऑप्शन बनाता हूँ फिर आपको इसका बताता हूँ कि वे आउट क्या होगा, किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं कहता हूँ कोई भी ऑप्शन ले लें। एक ऑप्शन हम रखते हैं जी 1,17 एक ऑप्शन रख लेते हैं, एक ऑप्शन 2,20 रख लेते हैं, इसी तरह एक ऑप्शन 3,17 रख लेते हैं, और एक ऑप्शन हम रख लेते हैं 4,16 कि एक्स और वाई की कौन सी वैल्यूज़ होंगी। तो बड़ा आसान सा काम है। देखें आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि ये 3 जो हैं 6 10 14 ये अरिथमेटिक मीन्स हैं 3 किसके दरमियान एक्स और वाई के दरमियान। तो हम क्या करते हैं एज ये इसका देखें प्रॉपर वे क्या है, एक्स और वाई के इन बिटवीन 3 मीन रखने हैं, कौन से 6 10 और 14। आप जानते हैं कि अगर ये तीनों मीन हैं इन दो के दरमियान तो ये पूरा सीक्वेंस अरिथमेटिक होगा। अरिथमेटिक होने का मतलब है कि इसमें डिफरेंस क्या होगा सेम। अब यहाँ से आप डिफरेंस का पता लगा रहे हैं, डिफरेंस कितना नज़र आ रहा है आपको 4 का, 6 + 4 10, 10 + 4 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 का डिफरेंस है, आगे जाएंगे तो 4 ऐड होगा, पीछे आएंगे तो 4 माइनस। तो 14 में 4 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 18, और 6 में से 4 माइनस करें चूँकि हम पीछे आ रहे हैं तो 6 - 4 कितना हो जाएगा 2। तो हमें पता लग जाएगा कि जो x है ये 4 माइनस करके 2 हो जाता है, और जो y है ये 4 ऐड करके कितना हो जाता है 18। तो ये हमारा जो 2,18 का हमने ऑप्शन यहाँ रख लेना एक, लेट्स से ये एक ऑप्शन है 2,18।
तो ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई इतनी बड़ी इसमें मुश्किल बात नहीं होती, सिर्फ इतनी लॉजिक याद रखनी है कि जब भी दो नंबर्स के दरमियान मीन निकालने का कहा जाएगा तो मीन जब भी कैलकुलेट करेंगे आप उनको प्लेस करने से पूरा सीक्वेंस अरिथमेटिक बना करेगा। अब वो कोई मिडिल नंबर भी आपसे पूछ सकता है या बाउंड्री नंबर भी पूछ सकता है, तो हमसे उसने बाउंड्री नंबर पूछे और हमने उसका बता दिया कि ये दो बाउंड्री नंबर इसके हो सकते हैं। फर्दर ये है कि इसके और भी बहुत सारे MCQs बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने एक MCQ यहाँ से आपको पहले समझा दूँ फिर उसकी तरफ चलूँगा मैं। देखें, आपको ये कहा जाता है लेट्स से कि आप x और y का सम फाइंड करें। तो देखें x और y का सम कितना बन रहा है, ये दो x की y की वैल्यूज़ हैं यानी ये दो, तो x और y का सम यानी 2 + 18 कितना आ रहा है 20। तो यहाँ से आप देखें 6 + 14 भी कितना है 20। इसका मतलब है जो फर्स्ट और लास्ट का सम है वही सेकंड और सेकंड लास्ट का है, और अगर थर्ड और थर्ड लास्ट भी होते तो उनका सम भी वही होता। तो इस तरह के मैं एक दो MCQ आप लोगों के लिए और बना देता हूँ ताकि अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड MCQ जो एंटी टेस्ट में आ भी चुके हैं पहले और आ सकते हैं वो आपको पता लग जाए। तो देखते हैं, ये मैंने एक और MCQ बनाया आप लोगों के लिए और लॉजिक मैंने आपको इस एग्जाम्पल से समझा दी थी, अब इसको यहाँ अप्लाई करना है। थोड़ा सा आप लोग भी सोचिएगा फिर मैं आपको प्रॉपर आंसर बताऊँगा। क्वेश्चन ये है कि इफ़ U, V एंड W, तीन नंबर्स हैं U, V एंड W, आर द थ्री अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 29। 5 और 29 के दरमियान ये तीन अरिथमेटिक मीन्स हैं एंड यू हैव टू फाइंड सम ऑफ U एंड W, यानी U का और W का आपने सम बताना है कितना होगा। तो ये देखें यहाँ पे आपको इसकी मैं एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। आपने ये कहा कि 5 और 29 के दरमियान तीन मीन हैं U, V और W। अभी देखिए ये आपके सामने एग्जांपल लिखी हुई है, बल्कि इस एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे ये 2 और 18 के दरमियान तीन मीन लिखे हुए थे, तो आपको मैंने क्या कहा है कि जो 2 और 18 का सम है वो कितना है 20, वही सम है 6 और 14 का भी 20। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट और सेकंड लास्ट का सम क्या होता है सेम। तो अगर हम ये देखते हैं फर्स्ट नंबर पे 5 है और लास्ट नंबर पे 29 है, तो 29 और 5 का सम 29 + 5 34 आता है। तो अगर 5 और 29 का सम 34 है तो फिर कंफर्म है कि सेकंड और सेकंड लास्ट यानी U और W इनका सम भी कितना होगा 34 होगा। तो मैं यहाँ से पता लग गया कि U + W इज सेम एज 5 + 29, सो यू विल गेट 34। तो ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर होगी बात आप लोगों को भी? अगर ये क्लियर है बात तो ये अरिथमेटिक मीन वाले मैंने आपको दो MCQ बता दिए। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में अगर आप जानते हो तो दो तरह के और क्वेश्चन हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन तो ये है कि जिस तरह मैंने यहाँ सिर्फ दो अरिथमेटिक मीन का सम पूछा है, वो आपसे दो से ज़्यादा भी जितने भी अरिथमेटिक मीन फाइंड करके वो कहेगा वो उनका भी सम आपसे पूछ सकता है। एक मैं उसका भी क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, और इसके अलावा वो आपको एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है जिसमें आपने n की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो उन दोनों क्वेश्चंस का मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ ताकि ये पूरी एक्सरसाइज जो है हमारी MCQs के वाले से क्लियर हो जाए। तो चलते हैं उस तरफ फिर। अच्छा जी, मैंने दो MCQs और आप लोगों के लिए लिखे हैं। एक मैंने लिखा है सम ऑफ 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 27। 3 और 27 के दरमियान आपने 5 अरिथमेटिक मीन्स जो हैं उसका सम बताना कितना होगा। तो एक तो मेथड इसका जो प्रॉपर वे है वो ये है कि मैं पहले 3 और 27 के दरमियान 5 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करूं, और वो फाइंड जब मैं कर लूँ फिर उसके बाद मैं देखूं कि उन 5 अरिथमेटिक मीन्स का कितना सम बनता है। तो ये आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन अगर हम 6.3 की बात करें तो क्वेश्चन 3, 4, 5 जो इसके क्वेश्चन आपके कोर्स में लिखे हैं वो सारे इसी तरह के हैं, और वो अच्छा खासा उसमें आपका टाइम लगता है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे हमें कैलकुलेट करने में, और फिर उसके बाद हम उनका सम कैलकुलेट करेंगे। ये तो मैंने 5 रखे हैं, अगर यहाँ 7 या 10 आ जाए तो मेरा टाइम और ज़्यादा ज़ाया होता है। इसका एक बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट होता है, वो आप शॉर्टकट इस तरह से याद रखा करें कि जब कभी भी आपको दो नंबर्स के दरमियान कुछ अरिथमेटिक मीन्स का सम फाइंड करना हो तो बड़ा आसान सा तरीका ये होता है कि आप उन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, सिर्फ उन दो नंबर के दरमियान आपने चेक करना है, और उस अरिथमेटिक मीन को इस नंबर यानी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो मिसाल के तौर पे यहाँ से देखें, आप जानते हैं कि 3 और 27 का मीन कितना बनता है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, 30/2 15 आ जाएगा। ये जो 15 आया है इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 5 का क्या होता है 75। तो इसका मतलब है ये हमारा
करेक्ट ऑप्शन है। अब कुछ लोग आप में से सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है और क्या इसकी क्या वैलिडिटी है, ये क्या ऑथेंटिसिटी है कि मेरी बात आप मान लें। तो मैं अपनी इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए अभी जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है इसी को कोट कर देता हूँ, या इससे कोई और छोटी एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये देखें, मैं इस बात को जस्टिफाई बल्कि यहीं कर देता हूँ। ये देखें, अभी जब हमने अरिथमेटिक मीन का टॉपिक स्टार्ट किया था तो आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी ये वाली, जिसमें मैंने रखे थे 2 और 20 के दरमियान 3 अरिथमेटिक मीन्स। तो एक हुआ था 6, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 14 और फिर उसके बाद आया था हमारे पास 18। तो 2 और 18 के दरमियान ये 3 अरिथमेटिक मीन्स थे, और कौन से 6, 10 और 14। अगर आप इन तीनों का सम करें तो देखें कितना बनता है। 6 + 10 16, 16 + 14 30। तो इन तीनों का सम आ रहा है 30 हमारे पास। और अगर हम ये टेक्निक लगाएं, ये वाली जो ऊपर हमने पढ़ी है, तो ये काम हमें अरिथमेटिक मीन यानी इसका सम 30 है। अब मैं इसको रेज करता हूँ। लेट्स से हमें नहीं पता कि वो 3 अरिथमेटिक मीन कौन से हैं, कोई से भी 3 हो सकते हैं। वो जो 3 अरिथमेटिक मीन इसके दरमियान थे उनका सम निकालना है आपने विदाउट फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन। तो आप क्या करें, 2 और 18 का फाइंड करें मीन, जिस तरह ये किया मैंने। तो 2 और 18 का मीन क्या होगा, 2 + 18 / 2 यानी 10 आ जाएगा। तो जो मीन आपके पास आया है उस मीन को आप नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 3 अरिथमेटिक मीन थे तो 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 3 = 30। तो देख लें वही सेम सम बना। तो इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन फाइंड किए बगैर भी हम उनका सम फाइंड कर सकते हैं। तो ये लॉजिक जो ऊपर मैंने आपको बताई है 3 और 27 के दरमियान, बजाय इसके कि हम 5 अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, हमने वो फाइंड भी नहीं किए और बता दिया है कि उन पाँचों का सम कितना होगा। तो मैंने इन 2 का मीन लिया, जिन 2 नंबर के दरमियान मीन निकालने थे, मीन का सम निकालना था, उन दोनों का मीन लें और उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं इस बात को जनरली बोल के बता देता हूँ, आप सुन लें कि सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A and B इज इक्वल टू n टाइम्स अरिथमेटिक मीन ऑफ A and B। यानी A और B के दरमियान n अरिथमेटिक मीन्स का अगर आपने सम निकालना है, n का मतलब जितने मर्जी हों, n फिक्स नहीं है। तो 2 नंबर्स A और B के दरमियान n अरिथमेटिक मीन्स का सम निकालना हो तो आप A और B का अरिथमेटिक मीन निकालें और उसको उस n के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये इसका शॉर्टकट था। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आप सारे जानते होंगे। सिर्फ मैंने थोड़ा सा बुक से हट के वैल्यूज़ बदली हैं थोड़ी सी, क्योंकि स्टूडेंट्स आमतौर पे वो बुक वाला रटा लगाया होता है। और जिन लोगों को पता है 6.3 का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस तरह का, जिसमें आपने बताना होता है कि n की किस वैल्यू के लिए ये अरिथमेटिक मीन बनेगा, ये वाला। यानी ये जो फैक्टर लिखा हुआ है कोशेंट, ये आपने बताना होता है कि n की कौन सी वैल्यू पुट करने से अरिथमेटिक मीन बनेगा A और B का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस फैक्टर मे बी या इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ या बिटवीन A एंड B। तो आप जो बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है वो अगर आप ऑब्जर्व करें, उसमें ऊपर लिखा हुआ है an + bn और नीचे लिखा हुआ है an - 1 + b पावर n - 1। तो मैंने खुद जानबूझ के चेंज किया ताकि आप लकीर के फ़कीर ना बने और आप लोग चीज़ों को ज़रा ब्रॉडर सेंस में देखें कि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कैसे पिक करेंगे। अगर ये प्रॉपर वे से किया जाए तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है एक, ये सारे आप समझते हैं, आपने किया भी होगा जब आपने फर्स्ट ईयर का कोर्स पढ़ा होगा। हमने इसका शॉर्टकट मेथड देखना है क्या होगा। तो इतना तो आप जानते हैं कि आपने A और B के दरमियान अरिथमेटिक मीन बनाना है इसको। इसका मतलब है A और B का अरिथमेटिक मीन क्या होता है हमारे पास, A + b/2। तो आपने n की ऐसी वैल्यू इन चारों में से चूज़ करनी है जिसके पुट करने से ये A + b/2 बन जाए। तो जो बुक वाला क्वेश्चन है वहाँ तो n की वैल्यू 1 आती होती है, लेकिन अगर आप 1 यहाँ पुट करें, देखें n को 1 पुट करें, ये बनेगा A²। मैं सामने लिख देता हूँ आपके, ये बनेगा A² + b²। और यहाँ n को पावर में 1 पुट करें तो नीचे बनेगा A + b। तो ये तो अरिथमेटिक मीन नहीं बन रहा, इसका मतलब है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे पे। दूसरा कौन सा है, 2 यहाँ पुट करेंगे, 2 + 1 3, 2 + 1 3, ऊपर आ जाएगा A³ + b³ और नीचे आ जाएगा आपके पास A² + b²। अगेन ये भी अरिथमेटिक मीन नहीं है। अब आए तीसरे ऑप्शन पे। तो तीसरा ऑप्शन है 0 हमारे पास। अब n को 0 पुट करें यहाँ तो 0 + 1 1 रह जाएगा, तो A पावर 1 बच गई। यहाँ 0 पुट करें तो B पावर 0 + 1 B पावर 1 बच गई। और यहाँ 0 0 पुट करें, A पावर 0 1 B पावर 0 1, तो नीचे आ गया 1 + 1। अब ये अल्टीमेटली क्या बन गया, A + b/2। और यही होता है A और B का अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब ये हुआ कि अरिथमेटिक मीन तब बनेगा
जब n की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो मैंने इसलिए बुक से हट के क्वेश्चन दिया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए, लाजमी नहीं कि बुक वाला ही आएगा, बुक से हट के भी आ सकता है। तो बजाय इसके कि आप रटा लगा लें चीज़ों को, आप इसको बैक सॉल्व कर लें। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि आपके कम से कम 4 से 5 मिनट लेता होता है, लेकिन हमने बैक सॉल्व टेक्निक से देखा कि हर ऑप्शन चेक करने में हमने 5-5 सेकंड लगे, और 5 सेकंड इसके, 5 इसके 10 सेकंड, और इसके 5 सेकंड 15 सेकंड के अंदर आपने आंसर बता दिए। अगर ये भी ऑप्शन ना होता तो फिर हम फोर्थ ऑप्शन बगैर चेक किए टिक कर देते। इसका मतलब है कि एमसीक्यूज़ में 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं, अगर ना हो तो फोर्थ ऑटोमेटिकली फिर उसका करेक्ट ऑप्शन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 15 सेकंड के अंदर हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, जो कि अदरवाइज़ हमारा 4 से 5 मिनट का क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज को यहाँ वाइंड अप करते हैं, अर्थमेटिक मीन का काम यहाँ क्लोज करके। अब हम चलेंगे 6.4 से आगे 6.5 की तरफ, 6.4 की तरफ सॉरी, जिसमें हमने सम फाइंड करना होगा अर्थमेटिक सीक्वेंस का या अर्थमेटिक सीरीज़ का, और फिर ये टॉपिक हमारा अर्थमेटिक वाला जो है वो क्लोज होगा। तो चलते हैं उस तरफ। 6.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 6.4 के अंदर है आपको फाइंड करना अर्थमेटिक डिफरेंट आपको सीरीज़ दी जाएंगी और आपने उसका सम कैलकुलेट करना होगा। तो जो बेसिक फार्मूला सम का है वो हम कहते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। सम ऑफ n टर्म्स के लिए हम SN से डिनोट करेंगे इसको। S शो करता है सम को और n उसका नंबर ऑफ टर्म्स को शो करता है। तो SN का फार्मूला होगा n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। अगेन जिस तरह जनरल टर्म वाले फार्मूले में आपने देखा आज के लेक्चर में कि 4 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी होती थी, उसमें an था, a1 था, d था और n था। इस तरह इसके अंदर भी 4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपके MCQs बन सकते हैं। एक तो ये सम वाला MCQ बन सकता है, इसके साथ साथ n फाइंड करने वाला, a1 फाइंड करने वाला और d फाइंड करने वाला। तो a1, d और n को तो आपने मेथड सीखा हुआ है जो आपने पहले जनरल टर्म वाले फार्मूला से देखा था उसके लिए। अब आपके पास जो नया काम है वो सिर्फ SN कैलकुलेट करने को आपको ट्रिक शॉर्ट मिलनी चाहिए। तो पहले तो मैं लिखता हूँ कि इस फार्मूले की 2 फॉर्म्स हैं। एक तो ये वाली फॉर्म है जिसमें आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, a1b और nb। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म दे दी जाती है और डिफरेंस आपको नहीं बताया जाता, तो फिर आप सम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो ये फार्मूला आल्सो वी कैन आल्सो राइट इट एज n/2 a1 प्लस an। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और बेसिकली ऐसे लिखने की रीज़न हमें यहाँ से पता लगती है कि ये 2a1 लिखा हुआ है। अगर इसमें से एक a1 अलग कर लिया जाए और एक a1 इस तरफ राइट पे करके इसके साथ लिख दिया जाए, तो इससे आप फेमिलियर हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करता था। 6.2 में हमने पढ़ा है कि ये an को रिप्रेजेंट करता है जनरल टर्म ऑफ AP। तो a1 प्लस an लिखा जा सकता है इसको फिर। तो इसका मतलब ये हो गया कि सम वाला फार्मूला 2 तरह से लिखा जा सकता है। इस फार्मूले की अपनी इंपॉर्टेंस है, ये उस वक्त एप्लीकेबल या ज़्यादा फ़ायदा देता है आपको जब आपको डिफरेंस का पता ना हो, यानी आपको सीक्वेंस के उसने दे दिया लेकिन ये नहीं बताया कि इसका डिफरेंस कितना है, तो फिर ये आपको वहाँ पे सूटेबल लगेगा। और डिफरेंस अगर पता हो और बाकी चीज़ें पता हो तो फिर आप इसको प्रेफर करते हैं। तो इससे रिलेवेंट एक MCQ बना लेते हैं ताकि ये भी क्लियर हो। और सम वाले को इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये होता है कि जब सीरीज़ अरिथमेटिक सीरीज़ का सम निकालना होता है तो हमारे पास बड़ा एक सिंपल सा प्रोसीजर है, उससे रिलेवेंट मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि ये सम का टॉपिक हम इसी एक क्वेश्चन के साथ वाइंड अप कर लें। तो लिखते हैं कि MCQ आपके सामने, तो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने कि व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज। सीरीज का आपने सामने निकालना है। सीरीज कौन सी है आपके पास, ये देखें 6 और 6 के मल्टीपल्स ले लेते हैं, 6, 12, 18 और सीरीज हम कह रहे हैं तो इसमें दरमियान में कॉमा नहीं लगाएंगे, कॉमा लगाते हैं सीक्वेंस में हम 18 फिर 24 और अप टू सो ऑन। लेट से आपने इसका सम निकालना है 96 तक। अब आपने सीरीज का सम फाइंड करना है। तो मैंने कहा कि सम वाले क्वेश्चन का एक सिंपल सा मैकेनिज्म है, आपको ये वाला फार्मूला भी एप्लीकेबल है, ये वाला भी। जब आपको ये पता लग रहा है कि 6, 12, 18 में 6 का डिफरेंस है तो फिर आप ये भी लगा सकते हैं फार्मूला। और अगर आपको लास्ट टर्म नज़र आ रही है और फर्स्ट टर्म नज़र आ रहा है तो फिर ये वाला फार्मूला भी एप्लीकेबल है। दोनों फार्मूलाज के अंदर जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है वो सिर्फ ये है कि आपको n का पता नहीं चल रहा।
कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपने देखनी है तो अगर तो ये 6 के मल्टीपल्स हैं सारे, फिर तो बहुत ईजी है हमारे लिए। हम लास्ट वाले नंबर को 6 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो 96 डिवाइड बाई 6 16, इसका मतलब n16 होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने का, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर वो शॉर्टकट आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो n आपको फ़ौरन नज़र आ जाएगा कितना है। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसको प्रिसाइज वर्डिंग में लिखता हूँ ज़रा शॉर्ट सा करके। n निकालने का शॉर्टकट मैंने आपको ये बताया था कि आप लास्ट टर्म का और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लें, कितना आता है। तो 96 का और 6 का डिफरेंस है 90, तो वो जो डिफरेंस होगा इसको आपने डिवाइड करना है कॉमन डिफरेंस के ऊपर। कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 का चल रहा है 12 18 24, उस पर डिवाइड करके देखेंगे जो आंसर आएगा उससे एक ज़्यादा n की वैल्यू होगी। तो ये 90/6 करें तो 15 आता है, और 15 में 1 ऐड करें तो कितना आ जाता है 16। इसका मतलब है कि टोटल यहाँ 16 टर्म्स हैं। तो बस n आपको समझ आ गया कितना है। अब आप ये वाला फॉर्मूला लगा लें आसानी के लिए। तो देखें सम कितना बनता है आपके पास, बजाय इसके कि हम फॉर्मेलिटीज़ की तरफ जाएं, हमने फ़ौरन n फाइंड कर लिया और n फाइंड करने के बाद हम सम की तरफ जा रहे हैं। तो रूल ये कहता है कि n/2 करें, n/2 किया आपने, n कितना आपके पास 16, तो ये हो गया आपके पास 16/2, और फिर इस 16/2 को मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, फर्स्ट टर्म a1 और लास्ट टर्म an से। तो फर्स्ट टर्म 6 है और लास्ट टर्म 96 है, तो इस तरह कर लें आप लोग। तो बाहर आपके पास देखें कितना आ गया 8, और अंदर जो है वो आप 96 + 6 कितना होता है आपके पास 102। तो 102 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 100 को 8 से करते हैं तो आपको कितना आंसर मिलता है 800, और 2 जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो बना देगा 16। तो टोटल जो आपका आंसर बना वो 816 आ गया। तो ये तो मैंने आपको समझाई है बात, तो थोड़ा सा टाइम हमारा यहाँ लगा, अदरवाइज ये जब खुद करेंगे इसको कैलकुलेट करने में आपके 5 सेकंड लगने। 96 6 का डिफरेंस डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस और +1 करके n फाइंड कर लें, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को यहीं से ऐड कर लें और n/2 से उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये इसका एक सिंपल सा हमारे पास प्रोसीजर था। अगर आपको ये समझ आ गया है तो अच्छी बात है। अब सम वाले और क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आप इसी तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारा अर्थमेटिक मीन का टॉपिक ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। इसके बाद अर्थमेटिक मीन का भी और फिर इसके बाद सम का भी टॉपिक। अगर हम 6.5 की तरफ चलें जो इसके बाद है, तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम सारे, और वर्ड प्रॉब्लम सारे असल में रिवीजन होती है। 6.2 3 और 4 की रिवीजन है, यानी अर्थमेटिक्स की जो जनरल टर्म है उसका फार्मूला, उसके मीन का और उसके सम का। तो लॉजिकली हमारा काम जो अर्थमेटिक का था वो यहाँ तक ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं, अगर 6.5 का भी एक आध क्वेश्चन कर लें तो आपको आइडिया हो जाए कि वर्ड प्रॉब्लम्स में से आप किस तरह ये क्वेश्चन जो है वो MCQs के हवाले से अटैम्प्ट करेंगे। तो चलते हैं उस तरफ। फिर अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो 6.5 में सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें वर्डिंग पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, कहीं पे आपने कोई nth टर्म, nth मीन कोई भी टर्म फाइंड करनी होगी। किसी में डिफरेंस वाले क्वेश्चन आएंगे, किसी में सम वाले क्वेश्चन आएंगे, किसी में नंबर ऑफ टर्म वाले क्वेश्चन आएंगे। तो उन सारों के ऑलमोस्ट हम शॉर्टकट्स पढ़ चुके हैं। तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये एक्सरसाइज भी वैसे ही आपने अटैम्प्ट करनी जिस तरह आपने पिछली एक्सरसाइजेस की हैं। तो एक MCQ बनाया मैंने जो कि इसी 6.5 का क्वेश्चन है। इसमें ये कहा जा रहा है कि a clock strikes once when its hour end is at 1, twice when it is at 2 and so on। वो कहता है कि क्लॉक है, जब उसमें उसकी hour end जो है अगर वो 1 पे जाती है तो एक बार स्ट्राइक करती है, जब वो 2 पे जाती है तो 2 बार स्ट्राइक करती है, इसी तरह 3 पे जाएगी तो 3 दफ़ा स्ट्राइक करेगी। तो आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स डज द क्लॉक स्ट्राइक इन 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में कितनी बार वो क्लॉक जो है वो स्ट्राइक करेगी। तो हर एक जो है नंबर जितना टाइम होता है, जैसे 1 पे 2 पे 3 पे, उस हिसाब से उसके स्ट्राइक्स भी बढ़ते जाते हैं। तो 12 आवर्स का मतलब है कि 1 2 3 से लेकर 12 तक इन सारों का आपने सम करना है। ये देखें, जब क्लॉक जो है एक दफ़ा स्ट्राइक करती है तो उसकी और एंड कहाँ पे होती है 1 पे। तो ये हो गया 1 पे एक बार स्ट्राइक, 2 पे हो गया 2 बार स्ट्राइक, 3 पे हो गया 3 टाइम्स, और टोटल बताना है हाउ मेनी टाइम्स 12 आवर्स में कितनी बार स्ट्राइक करेगी। तो 1 2 3 से लेकर आपने 12 तक ये सारे जो नंबर ऑफ स्ट्राइक्स हैं इनका टोटल बताना है कितना होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले ये आपके सामने लिखा हुआ है फार्मूला। मैंने कहा था कि सम वाला क्वेश्चन जब भी आएगा एक सिंपल वे से उसको करना है। आप ये देख सकते हैं कि ये 1 2 3 से 12 तक टोटल 12 टर्म्स हैं। तो आपको मैंने फार्मूला क्या बताया हुआ है कि
अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का पता हो और n भी पता हो तो इसको प्रेफर किया करें MCQs के लिए। तो n 12 है तो ये हो जाएगा 12/2, उसके साथ अंदर क्या लिखते होते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, तो 1 + 12, बाहर बनता है 12/2 6, अंदर बनता है 13, 13 6 78। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक्स जो बनेंगे 12R के अंदर वो कितने होंगे, 78। तो ये हम चूज़ कर लेंगे हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये वर्ड प्रॉब्लम की भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ आपको इस तरह से मिलेगी। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस है जिसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं उसकी तरफ, और देखते हैं कि उसके हिसाब से किस तरह के क्वेश्चन MCQs में आपके आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं उसको। अब हम स्टार्ट करते हैं 6.6। इसमें हमें टॉपिक पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। तो आप लोगों को याद होगा जब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस को डिफाइन किया था तो हमने ये कहा था कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, और मैंने उस डिफरेंस को आप लोगों के समझने के लिए यूँ लिखा था an-1, यानी ये नेक्स्ट टर्म है और ये प्रीवियस टर्म है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है an और an-1 का डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर सेम हो तो हम कहते थे वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसी डिफरेंस को अगर हम डिवीजन से रिप्लेस कर दें यानी क्वोशंट बना दें तो यूँ हो जाएगा an डिवाइडेड बाय an-1, जिसको हम यहाँ पे रेशो कहेंगे। जिस तरह अरिथमेटिक में वो कॉमन डिफरेंस था, यहाँ ये कॉमन रेशो होगी। तो अगर किसी सीक्वेंस में दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो हमेशा सेम नॉन ज़ीरो नंबर रहे तो हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल यहाँ प्लेस करते हैं, फिर हम चलेंगे डेफिनेशन की तरफ। तो एग्जांपल प्लेस में यूँ करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि लिखा हुआ है 3, 12, 48 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है और हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है या नहीं। तो मैं हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो लेके देखता हूँ। पहली रेशो आएगी सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म की 12/3, तो आंसर कितना मिल गया 4। फिर हम चलते हैं थर्ड टर्म और सेकंड टर्म की रेशो पे, फिर भी कितना आंसर आ रहा है 4। और आगे भी जितनी टर्म्स होंगी जब हम उनको रेशो लेके देखेंगे तो हमें 4 आंसर ही मिलेगा। ये जो 4 आंसर है ये चूँकि रेशो का है और ये कॉमन है तो इसको हम R से डिनोट किया करेंगे। और जनरलाइज करेंगे जब हम बात, तो हम यूँ कहेंगे कि an रेशो an-1 इज़ इक्वल टू R। और चूँकि ये रेशो है और रेशो कभी भी ज्योमेट्रिक के अंदर इसलिए ज़ीरो नहीं हो सकती क्योंकि रेशो अगर ज़ीरो होगी तो रेशो वो नंबर है जिससे हर अगली टर्म मल्टीप्लाई होकर बन रही होती है। तो एक टर्म भी ज़ीरो हो गई तो वो सीक्वेंस ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये बात मेंशन करना ज़रूरी होगी कि रेशो कैन नेवर बी ज़ीरो। अब मैं डिफाइन करता हूँ, देखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज डिफाइंड एज इफ इन अ सीक्वेंस an, ये मैंने कहा था सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने की नोटेशन है, ये करली ब्रैकेट्स में an लिख देना उसकी जनरल टर्म को। इफ इन अ सीक्वेंस an रेशो ऑफ an एंड an-1, यानी an और an-1 का जो क्वोशंट है, जो रेशियो है, ये क्या हो, इज द सेम नॉन जीरो नंबर फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। अब n ग्रेटर देन 1 क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहली जो रेशियो शुरू होती है, देखें ये अगर a1 है ये a2 है तो सबसे पहली रेशो बनेगी a2 डिवाइडेड बाय a1, तो कम से कम n की वैल्यू 2 होनी चाहिए और n नेचुरल नंबर है तो फिर इसका मतलब है 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 1 से ग्रेटर नेचुरल नंबर 2 होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये रेशो सेम नंबर नॉन जीरो नंबर बनेगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, यानी जब भी आप रेशो शुरू करेंगे तो ये हमेशा आपको नॉन जीरो नंबर मिलेगा और वो सेम नंबर होगा। तो ये मेंशन करना यहाँ पे ज़्यादा अहम था। आपने जब अरिथमेटिक सीक्वेंस को लिखा था तो वहाँ आपने कहा था कि डिफरेंस सेम नंबर रहे, वहाँ नॉन ज़ीरो नहीं कहा था। चूँकि अरिथमेटिक सीक्वेंस का डिफरेंस ज़ीरो हो सकता है लेकिन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की रेशो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इसको मैंने शॉर्ट सा डिफाइन कर दिया। अब जिस तरह मैंने कहा था कि जब भी हम कोई सीक्वेंस या प्रोग्रेशन पढ़ते हैं तो पहले हम उसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला डिफाइन करते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि इसको फर्दर स्टडी किया जा सके। जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक ऑफ ज्योमेट्रिक, सॉरी जनरल टर्म का फॉर्मूला इसका, इसको nth टर्म भी कहते हैं, जनरेटर भी कहते हैं इसको। तो ये हुआ करेगा an इज इक्वल टू a1r पार n-1। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 4 ही टर्म्स यूज़ हो रही हैं जिनके ऊपर हमारा क्वेश्चन जो है वो बेस करता है। नंबर 1 an, a1, r और n, और इसमें an nth टर्म है, a1 फर्स्ट टर्म है, r रेशो है और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म को शो कर रहा है। और आप लोग ये याद रखें कि इन चारों के ही जो है वो MCQs आपके पेपर में बन सकते हैं। तो इनमें से हम 1-2 MCQ लिखते हैं ताकि इस फार्मूले की एप्लीकेशन आपको समझ आ सके। अच्छा जी, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं ताकि ये फार्मूला जो है इसकी
मुख्तलिफ एंगल से हम एप्लीकेशन देख सकें आपके MCQs में। पहला मैंने ये लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट nth टर्म ऑफ GP। 4 आपको nth टर्म दी हुई है और आपने ये गैस करना है कि GP को कौन सी nth टर्म रिप्रेजेंट कर रही है। जैसा कि आपने क्वेश्चन अर्थमेटिक वाले में किया था कि जो टर्म लीनियर थी हमने कहा था कि वो अर्थमेटिक को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह ज्योमेट्री के लिए याद रखें, ज्योमेट्री की जनरल टर्म हमें ये क्लियर बता रही है कि इसमें n जो नंबर ऑफ टर्म है वो पावर में लिखा हुआ होगा। इसका मतलब है कि ज्योमेट्री की जनरल टर्म जो है वो ना लीनियर होगी ना क्वाड्रेटिक, ये हमेशा एक्सपोनेंशियल हुआ करेगी जिसमें n आपको पावर में लिखा नज़र आएगा। तो चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें n आपको पावर में लिखा नज़र आ रहा है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म नज़र आ रही है, तो वो वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे कि ये हमारा वो ऑप्शन है कि जिसकी जनरल टर्म जो है वो ज्योमेट्रिक की जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। बाकी एक क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है और एक लीनियर का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर होगी। ये था क्वेश्चन an यानी जनरल टर्म से रिलेटेड। आगे चलते हैं। इसके बाद एक मैंने क्वेश्चन रखा है n से रिलेटेड कि नंबर ऑफ टर्म अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है कि जब भी पावर में अननोन लिखा होता है तो हम ऑलमोस्ट हमेशा कंपैरिजन से सॉल्व करते हैं उसको। कंपैरिजन से हमें ये होता है कि n जो है वो कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, फ़ौरन पता लग जाता है हमें। तो अभी देखें ज़रा, वो कह रहा है कि आपसे विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है और विच टर्म का मतलब है कि आपने टर्म का नंबर बताना है, यानी कौन सी टर्म होगी इस सीक्वेंस की कि जिसमें आपको ये मिलेगी टर्म। तो इसका मतलब आपने टर्म का नंबर बताना है कि इस टर्म का कौन सा नंबर होगा इस सीक्वेंस में। आपको याद होगा ऐसा एक सेम क्वेश्चन हमने किया था अरिथमेटिक में और मैंने आपको उसका शॉर्टकट बताया था। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे इसका शॉर्टकट देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप देखें जो टर्म, जिस टर्म का आपने नंबर बताना है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि नंबर जो n है वो अरिथमेटिक की जनरल टर्म में पावर में लिखा होता है, तो इसलिए हमें कंपैरिजन करना होता है। तो आप ये देखें कि ये टर्म इन तीनों में से किसके साथ कंपेरेबल है, किसके साथ ये कंपेयर हो सकती है। तो ये दो तो बज़ाहिर नहीं लग रही कंपेरेबल, ये इसके साथ किसी हद तक मैच कर रही है। तो इन दोनों को अगर देखें कंपेयर करके तो आपको लगता है कि इनमें रिजेम्बलेंस है। रिजेम्बलेंस क्या है इनमें कि ऊपर x + y लिखा हुआ है, यहाँ भी क्या है x + y, इसका मतलब न्यूमरेटर कोई चेंज नहीं हो रहा। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या चेंज आ रहा है। डिनोमिनेटर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लग रहा है कि यहाँ जो इसकी पावर है वो 1 है और यहाँ इसकी पावर कितनी है 9। अब ये टर्म कौन सी है देखें, टर्म ये वाली बनती है 1 2 3। अगर थर्ड टर्म हो तो जो पावर है आपको नजर आ रही है वो कितनी नजर आ रही है आपको 1। अब अगर पावर 9 होगी तो टर्म कौन सी होगी, खुद समझ आए आप लोग। फर्स्ट अगर पावर आए 1 पावर तो इसका मतलब है 1 + 2 वो थर्ड टर्म होती है, यानी जितनी वो पावर है उससे 2 ज़्यादा उस टर्म का नंबर होता है। तो अगर पावर 9 तक पहुंच गई है तो 9 में 2 ऐड करें कितना आता है 11। इसका मतलब है ये होगी 11th टर्म। आप इसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं कि टर्म अगर 3 है तो पावर 1 है, इसका मतलब है कि जो टर्म का नंबर है उससे 2 लेस वो पावर होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास पावर 9 है तो लॉजिकली फिर हमारा आंसर 11 होगा, क्योंकि 11 - 2 कितना होता है 9। तो हम समझ गए हैं कि पावर 1 के लिए थर्ड टर्म है तो पावर 9 के लिए फिर 11th टर्म होगी। तो ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये इस सीक्वेंस की 11th टर्म है। तो इस तरह से हमने ज्योमेट्री की जनरल टर्म वाले जो क्वेश्चन थे उसमें से एक क्वेश्चन कर लिए। बाकी अब देखते हैं कि और अगर क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है तो वो भी हम साथ साथ देख लेते हैं। एक और MCQ आपका इस एक्सरसाइज से बन सकता है, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, जिसमें हमें ये कहा जाता है कि 1/a 1/b और 1/c ये 3 नंबर्स हैं। दीज नंबर्स आर इन GP, ये तीनों नंबर GP में हैं। देन फिर आपने बताना है कि जो R की वैल्यू है वो कौन सी हो सकती है, रेशो क्या हो सकती है। अब आप जानते हैं अगर नंबर GP में तो रेशो निकालने के लिए इसको इस पर भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी B/A वाली टाइप भी बन सकती है और इसको इस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इशू ये होता है कि जो हमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं वो इस फार्मूले की जो एप्लीकेशन है उससे थोड़े से हमें डिफरेंट लग रहे होते हैं। तो मैं लिखता हूँ चारों ऑप्शन देखें। एक ऑप्शन में लिखता हूँ कि R की वैल्यू आपके पास आ गई A/C। दूसरा ऑप्शन हम लिखते हैं जिसमें R की वैल्यू है ±√A/C। और तीसरा ऑप्शन हम लिखते हैं जिसमें R की वैल्यू है C/A। और फोर्थ ऑप्शन में हम लिखते हैं कि R की वैल्यू है ±C/A।
तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज इस बात पे हो रहे होते हैं कि रेशो निकालने के लिए या तो हम बी वाली टर्म को ए पे डिवाइड करेंगे या सी वाली को बी पे, यानी या बी और ए में आंसर होगा या सी और ए में आंसर होगा, सी और बी में, जबकि ये सारे आंसर ए और सी में लिखे हुए। तो यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और उसको दूर करने का तरीका ये है कि आप लोग ये कर लें कि आर निकालने के लिए जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे, देखें क्या होता है। यहाँ इसका हम शॉर्ट सा सोल्यूशन देख लेते हैं। पहले आप आर कैलकुलेट करें इन दोनों से, तो सेकेंड टर्म 1/b है और फर्स्ट टर्म 1/a है। दोनों को डिवाइड किया तो आपको आंसर मिल गया a/b। दोबारा आप रेशो कैलकुलेट करते हैं आप इन दोनों से, सेकेंड थर्ड इन दोनों से, तो यहाँ से आपको मिलेगा थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, यहाँ से आंसर मिल गया b/c। एक रेशो a और b में और एक b और c में, जबकि आंसर सारे a और c में है। इसका मतलब है लॉजिक ये कहती है कि आपने b को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो b एलिमिनेट करना है तो इस इक्वेशन में b लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसमें लिखा हुआ है न्यूमरेटर में। अगर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएं तो b कैंसिल हो जाएगा, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ r इंटू आर आर स्क्वेयर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a/b इंटू b/c, b कट गया और आ गया a/c, ये आ गई आर स्क्वेयर की वैल्यू। तो फिर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वेरिएबल का स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं हम प्लस माइनस लिखते हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा a/c, प्लस माइनस a/c इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तो ये कुछ MCQs करके हमने 6.6 जो है वो यहाँ क्लोज किए। बाकी कोई डिस्कशन अगर आप करना चाहें तो जूम की लाइव क्लास में आप कर सकते हैं, और इसके बाद हम जो आगे चलेंगे 1-2 MCQs में आपको और करवाता हूँ, उसके बाद ये टॉपिक हम यहाँ वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास फिर हम आगे चलाएंगे उसमें। अच्छा जी, ये क्वेश्चन मैंने आखिरी लिखा है आज के लेक्चर का, ताकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का काम यहाँ क्लोज करें हम। इसमें क्वेश्चन है कि इफ़ थर्ड टर्म ऑफ ए GP इज़ 5, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म 5 है, देन व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ GP, फिर उस GP की पहली 5 टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा। अब ये बड़ा एक लॉजिकल सा क्वेश्चन है, इसमें आप कैसे गेस करेंगे कि अगर सिर्फ एक थर्ड टर्म हमें दी हुई है तो हम पूरी की पूरी जो इसकी 5 टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, जबकि हमें बाकी टर्म्स का पता ही नहीं है कि वो कौन सी है, ना हमें रेशो गिवन है ना हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, सिर्फ हमें मिडिल से एक नंबर उसने टर्म उठा के दे दी है। तो इसको समझने के लिए पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अवेयरनेस मिलेगी। मैं आपके सामने एक आसान सा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखता हूँ जिसकी बेस पे हम इसका शॉर्टकट बनाएंगे, और वो ये है कि जैसे मैं कहता हूँ 2 4 8, ये मैंने 3 टर्म्स लिखी हैं ज्योमेट्रिक की, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। आगे भी जाएँ तो जा सकते हैं, चलें और आगे चले जाते हैं। 2 4 8 है, 8 के बाद हम आगे जाएँ तो क्या आएगा आपके पास 16, 16 के बाद आ जाएगा 32। अब हमने ये देखना होता है कि अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और इसकी कुछ टर्म्स का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, जैसे अगर हम सिर्फ इन 3 की बात करते हैं तो ये 3 टर्म्स है, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इन तीनों का बताएं प्रोडक्ट, तो आप सारे जानते हैं कैसे लिखेंगे आप, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, यू विल गेट 64, ये मिल गया आपको। यही अगर हम फाइंड करना चाहें तो देखिए, मुझे अगर ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ना पता हो, मैं इनको अब क्रॉस कर दूंगा, ये सपोज मुझे नहीं पता, तो मैं फिर भी इन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट मिडिल टर्म की बेस पे फाइंड कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ कि मिडिल नंबर हमारे पास है 4, तो अगर टोटल टर्म्स 3 हैं तो आप इस 4 की पावर 3 लें तो 4 पावर 3 आपके पास बनता है 64। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 3 टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो तीनों के जो मिडिल में टर्म आ रही है उस टर्म की पावर 3 ले के आप उनका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर ये 5 टर्म्स होती, जैसे ये देखें 2 4 8 16 और 32, और मुझे इन सारों का फाइंड करना होता प्रोडक्ट, तो फिर मिडिल में कौन सी टर्म आ रही है आपके पास 8 असल में कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म। तो आप अगर इन सारों का फाइंड करेंगे प्रोडक्ट, तो आपको सिर्फ ये करना है कि मिडिल टर्म की पावर 5 ले लें तो आपको इन सारों का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये वाला आइडिया आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं ज़रा, तो आपको थर्ड टर्म दी है वो किसके इक्वल है, 5 के, और आपने पहली 5 टर्म्स का फाइंड करना है प्रोडक्ट। तो मैं इसको ज़रा रेज करता हूँ ताकि यहाँ मैं लिख सकूँ। देखें, हम इसको रेज करने के बाद यहाँ लिखते हैं, जैसे ये मैं कहता हूँ कि फर्स्ट टर्म है A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म कितनी है 5, फोर्थ टर्म A4 और फिफ्थ टर्म A5। ये वो 5 टर्म जिनका आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इनमें से मिडिल टर्म आप कौन सी चूज़ करें, 5, और अगर आपने इन सारों का चेक करना है प्रोडक्ट, तो मैंने अभी आपको समझाया है कि मिडिल नंबर यानी A3 जो है इसको आप पिक करें और 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं तो 5 बार ले लें।
तो 5 बार 5 आप इससे फेमिलियर होंगे। अगर 5 का स्क्वायर करें 25, क्यूब करें 125, फिर इस पावर एक और लें 4 बार तो 625, और 625 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 3125। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर बनता है इसका वो बनेगा 3125। तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये 5 को मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर अगर ऐसा आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, वो पेयर बना के भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा आपका काम। तो यहाँ इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। ये एक टेक्निक आपने सीख ली है कि अगर हमें टर्म्स ना भी पता हो, सिर्फ हमें दरमियानी टर्म पता हो, मिडिल टर्म पता हो, तो उसकी बेस पे हम उन सारों का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट्स आज आप लोगों ने सीखे। फर्दर कोई डिस्कशन करनी है तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो आपका जूम की डिस्कशन का सेशन होगा उसमें कर लीजिएगा, और अगली क्लास में हम 6.7 से ऑनवर्ड काम करेंगे, जिसमें मीन निकालना सीखेंगे और सम वाली कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।